गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं आर एस शर्मा से कवर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक आर एस शर्मा से ना 20 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको आर एस शर्मा की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चैप्टर नंबर 1 से ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को काफी अच्छे से कवर करते हुए आ रहे हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना। साथ ही ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21, द सतवाहना फेज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है। आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं ताकि चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया, पहले तो वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इंडिया है। हमारे इंडिया में कैसे आपका जो मौर्यन एम्पायर था, उसने काफ़ी टाइम तक रूल किया था, ठीक है? लेकिन मौर्यन एम्पायर के मतलब अशोका के जाने के बाद उतने अच्छे जो है लीडर्स नहीं रहे, उतने अच्छे किंग्स नहीं रहे और पूरा जो एम्पायर ना वो आपका टूटने लग गया था, ठीक है? अब हुआ क्या, टूटने क्यों लग गया था? क्योंकि हमें पता है, जो फैसिलिटीज़, जो चीज़ें पहले मगध के पास थी, जैसे कि टूल्स हो गया, चाहे ट्रेन्ड सोल्जर्स हो गए, चाहे जो भी चीज़ें थी, जो मगध को मगध बनाती थी, इतना अच्छा बनाती थी, वो चीज़ें ना अब धीरे-धीरे हर एक स्टेट के पास आने लग गई, ठीक है? तो जैसे-जैसे वीक रूलर्स आपके आते चले गए, वैसे जो इतना बड़ा एम्पायर आपका किसी टाइम में हुआ करता था पूरा, वो एम्पायर जो है ना, वो अब आपका टुकड़ों में टूटने लग गया, ठीक है? तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ आपके अलग डायनेस्टी आ जाएँगे, यहाँ अलग डायनेस्टी आ जाएगी अब और यहाँ आपका अलग डायनेस्टी आ जाएगी। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, हमारा जो साउथ इंडिया है, जो नीचे ये पेनिनसुलर वाला रीजन है, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? तो ये जो रीजन है हमारा, अगर आप यहाँ से देखो साउथ इंडिया, हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है? तो ये एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो अगर मुझे किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह करना है, तो मैं आराम से कर सकती हूँ, सी रूट है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे बात क्या हुई, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे आपका जो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया वल्नरेबल है, राइट? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिस वजह से अब यहाँ आपके छोटे-छोटे पासेस हैं और ऐसे रास्ते हैं जिनसे इन्वेजन्स होना पॉसिबल हो पाया, ठीक है? नाउ अब यहाँ इन्वेजन हो रहा है उस टाइम में और यहाँ आपकी इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज़ जो है वो फॉर्म हो रही हैं, ठीक है? अब स्ट्रक्चर देखो बहुत ध्यान से, एक बार इसको सबको इरेज़ करने दो मुझे। ये देखो, ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है? अब इंडिया का सीन ये है कि यहाँ पे तो हो रहा है फॉरेन इन्वेजन्स, तो यहाँ इन्वेजन्स हो रहे हैं पूरे, ये पंजाब तक चले गए हैं आपके ऊपर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा रीजन है, ठीक है? और यहाँ जो अंदर का सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ अलग डायनेस्टी है, जहाँ मगध पहले हुआ करता था, ठीक है? यहाँ अलग डायनेस्टी हो गई है और यहाँ अलग डायनेस्टी और नॉर्थ ईस्ट का अपना अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है? तो ये हटा दो। इसके बाद आते हैं ये वाला एरिया जो पूरा आपका साउथ इंडिया वाला एरिया है, ठीक है? नाउ अब जितने भी आपके फॉरेन इन्वेजन्स हुए ना, ये लोग ज़्यादातर आपके अपवर्ड्स चले गए, पूरा जो ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट वहाँ पे। और ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कोई आपका फॉरेन इन्वेजन हुआ नहीं, ठीक है? तो जिस टाइम में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पे इन्वेजन्स हो रहे हैं ना, उसी टाइम में साउथ इंडिया में अपना इंडिजीनियस जो डायनेस्टीज़ है, इंडिजीनियस मतलब इंडिया की ही लोकल पावर्स थी, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल डायनेस्टीज़ बन गई, वो यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, ठीक है? तो ये जो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ना, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नॉर्थ वेस्ट से आपके इन्वेजन्स हो रहे हैं, उसी टाइम में यहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे एम्पायर्स जो हैं बन रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उन्हीं एम्पायर्स को कवर करने वाले हैं काफ़ी अच्छे से डीपली, ठीक है? आई होप आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है समझ में आ गया हो। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो मौर्यंस के जाने के बाद जो पूरा एक देखो हुआ क्या, मौर्यन जब आपके चले गए ना, तो जो आपका सेंट्रल इंडिया है, मान लो बिहार भी ले लो, यूपी भी ले लो, एमपी ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम आपका क्रिएट हो गया था, ठीक है? अब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने के बाद हुआ क्या, शुंगा डायनेस्टी आ गई। तो शुंगा डायनेस्टीज़ ने क्या किया, अपना जो पूरा कंट्रोल है, वो आपका यूपी, बिहार इस एरिया में बना के रखा, ठीक है? फिर शुंगास के बाद आपके कानवास आ जाएँगे, लेकिन जो आपका डेक्कन वाला एरिया है, डेक्कन वाला यही जो आपका साउथ इंडिया है, इसको डेक्कन रीजन भी कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे कोई फॉरेन पावर्स नहीं आएँगी और कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना, एक सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहनास का राइज़ होगा, ठीक है? और ये चीज़ यहाँ पे कैसे होगी, कौन-कौन से एम्पायर्स होंगे, ये हम समझते हैं सबसे पहले तो। तो ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है?
नाउ अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है बैकग्राउंड एंड इमर्जेंस। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जब आपका मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया ना, तो डिफरेंट रीजन्स में ना डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आपकी आ गई, ठीक है। नॉर्थ में आपके शुंगास आ गए, कानवास आ गए, और डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में आपके सतवाहानास आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ डेक्कन में और सेंट्रल इंडिया में जो पावर है ना, ये जो डायनेस्टीज है, ये लगभग आपकी 100 साल लग गया इनको इन डायनेस्टीज को फॉर्म होने में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी हम लोग ऐसे डेक्कन से रिलेटेड या ऐसे कोई टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ना सतवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड, ठीक है, तो हमको ना जो पुराण्स है ना उनमें ना आंध्र रूल ऐसे लिखा हुआ है, आंध्र रूल, यानी कि ये कोई डायनेस्टी थी जो रूल किया करती थी, ठीक है। सतवाहना का नाम हमको देखने को कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हिस्टोरियंस जो है वो ऐसा कंक्लूड करते हैं कि सतवाहनास और जो आंध्र लोग हैं वो दोनों सेम ही ग्रुप है, और हो सकता है उनके डिफरेंट नाम रहे हो, सतवाहना रहा हो, आंध्र रहा हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो हमको ये सतवाहनास के इंस्क्रिप्शन मिले ना, उनमें हमको आंध्र वर्ड ये कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं जैसे कि पुराण वगैरह हो गए, और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं, उनके बीच में ना ये नेमिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो सतवाहनास नाम है ना, ये नाम हम लोगों को पुराण में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसकी जगह पे हम लोगों को आंध्रा ये नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस वही है कि पुराण में आपके आंध्र रूल लिखा हुआ है, लेकिन सतवाहना के रूल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिमिलरली आंध्र जो वर्ड है ये हमको सतवाहना इंस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल एम्बिग्युइटी यानी कि थोड़ी सी कंफ्यूजन कह लो आप, ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। नाउ प्री सतवाहना कल्चरल बैकग्राउंड अब ये समझते हैं। तो सतवाहना से पहले ना डेक्कन वाला जो आपका एरिया है ना, वो ना एक मतलब वहां जो है ना डेवलपमेंट काफी लेट स्टार्ट हुआ। हमने अगर आपको याद हो, जब हम लोग मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक ये पीरियड्स भी पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ भी जो फेजेस है वो थोड़ा जल्दी डेवलप हुए थे नॉर्थ में, साउथ में उनके कंपैरिजन में बहुत लेट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, जब आपका नॉर्थ में आयरन एज वगैरह चल रहा है, तब साउथ में आपका चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो इस वजह से साउथ में डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट हुआ। तो वही चीज है कि सतवाहना के आने से पहले ना डेक्कन एक काफी प्रिमिटिव और ट्रांजिशनल फेज में था, ठीक है। और यहाँ पे आयरन वगैरह जो है ना वो भी नॉर्थ इंडिया से जब कांटेक्ट बनने लग गए ना, उसके बाद आपका आया, ठीक है। आयरन आ गया, फिर एग्रीकल्चर भी आपका स्टार्ट हुआ, राइटिंग सिस्टम, अर्बन कल्चर, ये सारी चीजें जो है ना, ये साउथ में कंपेयर किया जाए अगर नॉर्थ से, तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अगर साउथ में चीजें स्टार्ट हो गई हैं तो ऑब्वियसली साउथ में भी अब स्टेट का फॉर्मेशन होगा। स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे ही आपके फिर कोई ना कोई पावर उभर के आएगी, और उसी में से एक पावर है आपकी सतवाहनास, ठीक है। तो वही चीज है कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन जो हमको डेक्कन में मिला है ना, यहाँ पे हमको मतलब सतवाहना से पहले प्री सतवाहना सेटलमेंट में हमको रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, रस्ट कोटेड पेंटेड वेयर, ये 3 तरीके की पॉटरीज देखने को मिली हैं। और इन पॉटरीज को ना एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है आयरन यूजिंग मेगालिथिक पीपल के साथ, यानी कि मेगालिथिक लोग थे जो आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। और इनका कांटेक्ट जब नदर्न इंडिया से होने लग गया ना, उसके बाद ये लोग आयरन प्लक्शेस के बारे में इन्होंने जाना, उसके बाद पेडी ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे हुआ, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, स्प्रेड ऑफ राइटिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तब डेवलप हुई जब नदर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा साउथ में आने लग गया, ठीक है। नाउ अब जैसे जैसे ये सारी चीजें आएंगी तो ऑब्वियसली एक स्टेट फॉर्म होगा ही। ये सारी ही चीजें फेवरेबल कंडीशंस है किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नाउ इसके बाद इधर आ जाओ, क्रोनोलॉजी एंड अर्ली एक्सपेंशन। तो पुराण्स के अकॉर्डिंग ना जो आंध्र रूल है वो लगभग आपका 300 साल तक रहा था, ठीक है। और इसी पीरियड को हम लोग सतवाहना डायनेस्टी कहते हैं। जो हमको अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शन मिले हैं ना, वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी को बिलोंग करते हैं। और उसमें ये चीज मेंशन है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ना इन्होंने सतवाहनास ने कानवास को डिफीट कर दिया था। और कानवास को डिफीट करने के बाद, अब कानवास आपके सेंट्रल इंडिया में थी, तो इन्होंने कानवास को डिफीट करने के बाद सेंट्रल इंडिया में भी अपनी पावर जो है वो स्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। और इनिशियली ना ये जो आपके सतवाहना रूलर्स है ना, इन्होंने आंध्र में रूल नहीं किया था, बल्कि इन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र से शुरुआत की थी, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर काफी हद तक यहाँ पे पॉसिबल था। तो इसी वजह से इनका जो रूल है ना वो इधर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इनके कुछ कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, वो हमको अपर गोदावरी वैली वाले एरिया में भी मिले हैं। और ये जो एरिया था आपका काफी ज्यादा एग्रीकल्चरली रिच था एंड प्रोड्यूस डाइवर्स क्रॉप्स। कौन सा एरिया? ये महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, अपर गोदावरी वैली वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड राइवलरीज। तो सतवाहनास के ना जो मेन राइवल थे ना, वो थे आपके शाकास, ठीक है। शाकास ने ना आपका वेस्टर्न इंडिया एंड अपर डेक्कन वाला जो एरिया, जैसे कि ये अगर साउथ इंडिया है तो ये आपका अपर डेक्कन वाला एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया है ना, इस पे काफी हद तक कंट्रोल इन्होंने बना लिया था, ठीक है।
और एक टाइम ऐसा भी आया था जब सतवाहनास को महाराष्ट्र से ही निकाल दिया गया था। इस वजह से सतवाहनास के एकदम ग्रेटेस्ट एनिमीज थे आपके शाकास, ठीक है? और ओवर द टाइम आप देखोगे सतवाहनास ने भी अपना जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी हद तक कर लिया था। कर्नाटका में आ गए थे, आंध्र में आ गए थे, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे है कि एक स्टेज ऐसा भी आया था जब ये लोग शाकास से इतनी बुरी तरीके से हार गए थे कि इनको महाराष्ट्र से भी निकाल दिया गया था, ठीक है? इसके बाद इधर आओ, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये हैं आपके ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर, ठीक है? इन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। इन्होंने ना खुद को एकमात्र ब्राह्मण भी कहा, द ओनली ट्रू ब्राह्मण, ठीक है? शाकास को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया और जो भी क्षत्रिय रूलर्स थे ना, उनको भी बहुत बुरी तरीके से हराया इन्होंने और इसी वजह से इनको ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर जो है कहा जाता है। बेसिकली सतवाहना डायनेस्टी का जो गोल्डन टाइम था ना, वो इनके आने से शुरू हो गया था, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ इनका अचीवमेंट। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इन्होंने ना एक तो शाकास को हरा दिया और काफी सारे क्षत्रिय रूलर्स को हराया, ये मैंने आपको बता दिया। और शाका रूलर थे आपके नहापाना, इनका जो पूरा लिनेज चलता आ रहा था ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका प्रूफ हमको देखने को मिलता है कि हमको ना 8,000 प्लस नहापाना कॉइन्स मिले हैं नासिक के पास से, जिन पे सतवाहना काउंटर स्ट्राइक्स हैं, ठीक है? मतलब कि पहले वो इनके कॉइन्स थे शाकास के, पर उसके उसी के ऊपर जैसे होते हैं ना स्टैम्प के ऊपर स्टैम्प आपने लगा दिया है, उस तरीके से किया गया है सतवाहना डायनेस्टी द्वारा, ठीक है? तो ये सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि हाँ शाकास को इन्होंने हरा दिया था सतवाहनास ने, ठीक है? तो ये है। और इन्होंने आपका मालवा, काठियावाड़ ये कॉन्कर कर लिया था और अपना एम्पायर जो है मालवा नॉर्थ में और कर्नाटका साउथ में यहाँ तक एक्सपैंड कर लिया था, ठीक है? और चांसेस है कि आंध्र पर भी इन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो बना के रखी थी, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, लेटर रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ गौतमी पुत्र के बाद आते हैं आपके वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। इनके टाइम तक आते आते ना जो आपका आंध्र वाला एरिया है ना, वो ऑफिशियली सतवाहना किंगडम का पार्ट बन चुका था, ठीक है? इन्होंने अपना कैपिटल जो है पैठान, जिसको प्रतिष्ठान भी कहते हैं, जो गोदावरी के पास था, वहां पे अपना कैपिटल इन्होंने बना लिया था। ये आज के डेट में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? तो बेसिकली गौतमी पुत्र आए, गौतमी पुत्र के बाद आपके वशिष्ठी पुत्र आए सतवाहना डायनेस्टी में। इसके बाद इधर आ जाओ, रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट विद शाकास। अब आपको पता है शाकास को हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शाकास ने अपनी जो डिफीट है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है? स्पेशली जो ये आपका कोंकण कोस्ट और ये जो मालवा वाला एरिया है ना, ये शाकास इनको देने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है? और शाका रूलर आए आपके रुद्रदमन वन, इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इन्होंने सतवाहनास को ट्वाइस 2 बार हराया, लेकिन ये ना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए उनको कंप्लीटली, क्योंकि शाकास का और सतवाहनास का ना मैट्रिमोनियल अलायंस जो है था ना, यानी कि शादी वाले जो रिलेशंस थे ना वो स्टैब्लिश हो चुके थे इस वजह से, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, यज्ञ श्री सतकारनी, ये जो थे ये आपके लास्ट ग्रेट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। इन्होंने जो नॉर्थ कोंकण और जो मालवा वाला एरिया था ये वाला, ये इसको शाकास से वापस ले लिया था। ट्रेड और नेविगेशन के पैट्रॉन थे, काफी हद तक इन्वॉल्व थे उन चीजों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इनके द्वारा जो कॉइन्स इशू किए गए ना, उनमें ना हमको शिप का सिंबल मिलता है, ठीक है? तो ये इंडिकेट करता है कि काफी इनका इंटरेस्ट था मैरीटाइम ट्रेड में। साथ ही इनके टाइम में जो ग्रोथ था ओवरसीज कॉमर्स का काफी ज्यादा हो रहा था, मतलब काफी अच्छा खासा ट्रेड ये लोग कर रहे थे। और इनके द्वारा इशू किए गए कॉइन्स जो है वो हमको आंध्र से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से एंड गुजरात के रीजन से मिले हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ मिला है हमको। इसके बाद इधर आ जाओ नेक्स्ट, decline of Satavahanas, the successors of यज्ञ श्री सतकारनी were weak, failed to maintain the large empire। तो बेसिकली इनके बाद जितने भी और रूलर्स आए ना वो वीक रूलर्स थे और अपना इतना लार्ज एम्पायर जो था उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है? फिर बाय अराउंड एडी 220 सतवाहना किंगडम जो था वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो बेसिकली सतवाहनास का भी आप देखो डिक्लाइन आ गया। तो हमने क्या समझा, एक चीज देखो यहाँ पे कि ये हमारा जो इंडिया है इसमें यहाँ सतवाहना डायनेस्टी जो है महाराष्ट्र के आसपास यहाँ से शुरू हुआ था, फिर धीरे-धीरे आंध्र वाला एरिया हो गया, अपर ये वाला एरिया हो गया, यहाँ भी ले लिया था इन्होंने, कानवास को भी यहाँ से हरा दिया था। तो ये पूरा एम्पायर जो है इन्होंने पूरा एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है? लेकिन एक टाइम के बाद इनका भी जो है डिक्लाइनिंग पीरियड आ गया था और ये ना उसी टाइम पे हो रहा है जिस टाइम में फॉरेन में इन्वेजन्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान रखना ये चीज़। तो ये था सतवाहना डायनेस्टी कैसे आपका आया और कैसे आपका फिर इसका डिक्लाइन भी आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल कल्चर, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर। ये पार्ट 2 है और आज हम लोग एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने देखा था कि कैसे जैसे आपका ये इंडिया है पूरा, यहाँ पे अब आपको पता है नॉर्थ से तो पूरा नॉर्थ वेस्ट से
पूरा यहाँ पे इन्वेजन्स हो रहे हैं। तो जिस टाइम में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आपका पूरा फॉरेन एम्पायर रूल कर रहे हैं, उसी टाइम में जो साउथ वाला ये एरिया है आपका, डेक्कन भी कहते हैं इसको, पेनिनसुलर रीजन भी कहते हैं, इस रीजन में आपका सतवाहना डायनेस्टी जो है वो काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ना शुरू किया था इस चैप्टर में। हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा था कि कहाँ से लेके कहाँ तक सतवाहना डायनेस्टी ने कवर कर लिया था, कौन कौन से रूलर आए थे, कौन से लास्ट रूलर थे, ये सारा हमने देख लिया था। अब आप लोगों का काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोगों ने ना लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन थे सतवाहना जो रूलर थे लास्ट, जो ग्रेट थे, उनका नाम आपको मुझे बताना है कि लास्ट आपके स्ट्रॉन्ग जो ग्रेट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के वो कौन थे, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। तो देखो ऐसा तो था नहीं कि आपका जो डेक्कन वाला एरिया है वहां पे सतवाहना डायनेस्टी आने से पहले कोई डायनेस्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या वहां पे किसी तरीके का कोई मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी आने से पहले ना मेगालिथिक कल्चर एग्जिस्ट करता था, और लोगों को आयरन के बारे में पता था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो नॉर्थ से जब आपका कांटेक्ट इनका होने लग गया था, उसके बाद आयरन के प्लग शेयर वगैरह, पॉटरी वगैरह, नई नई, ये सारा ये लोग इस्तेमाल करते थे, और इसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज हमको देखने को मिली हैं, ठीक है। सिमिलरली आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका सतवाहना फेज में और सतवाहना से पहले क्या मटेरियल था, मतलब किस तरीके का कल्चर था मटेरियल वाइज इस रीजन में, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैप होगा जो आप लोगों की बुक में दिया होगा, ठीक है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखो ना, ये जो मैप है ना, ये आपका 300 से लेके 750 एडी के बीच का है। पॉलिटिकल मैप प्लस कल्चरल लैंडस्केप, ये दोनों चीजें दिखाता है, ठीक है। इस पीरियड में आप देखोगे सतवाहना और सतवाहना के बाद जो आपके गुप्ता आएंगे ना, ये पूरा साउथ इंडिया में, महानदी रिवर ये रहा, नर्मदा रिवर ये रही, तापी रिवर ये रही, तो गोदावरी रिवर ये रही। तो सिमिलरली आप एक चीज याद रखो, जहां आपको रिवर्स देखने को मिल रही है ना, वहां पे सेटलमेंट होगी, वहां पे पावर होगी, ठीक है। तो जो आपका गोदावरी रिवर वाला ये जो रीजन है ना, गोदावरी और जो कृष्णा रिवर वाला रीजन है, यहाँ पे हम लोगों को सतवाहना डायनेस्टी देखने को मिलेगी। फिर आपको आगे देखोगे चोलास, पांड्यास, ये भी इसी रिवर के किनारे ही हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इधर अगर आप देखो डेक्कन में, थोड़ा सा ये अपर हाफ वाला रीजन, ये वाला रीजन अगर आप लोग समझो ध्यान से, तो यहाँ पे ना महाराष्ट्र के साइड में आपको दिख रहा होगा अलोरा, अजंता, ये दोनों ना केव्स हैं जो कि महाराष्ट्र में, रॉक कट केव्स। रॉक कट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा रॉक है, उसी पत्थर को कार्व कर करके केव बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे हमको बुद्धिज्म, जैनिज्म और लेटर टाइम में हिंदुइज्म का भी एविडेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि जो डेक्कन वाला एरिया था वो कितना ज्यादा रिलीजियसली डाइवर्स एरिया था, ठीक है। यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हर तरीके का रिलीजन आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नागार्जुन कोंडा दिखेगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए, आपके जैनिज्म के लिए। मॉन्क्स यहाँ पे रहा करते थे, ट्रेडर्स अगर आते थे वो यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट की साइड देखो अरेबियन सी वाले रीजन में, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं जो डेवलप हुई हैं, जैसे कि ऐहोल है, बादामी है, बानावसी है, पट्टड़ाकल है। तो ये सारे आपके सी के किनारे हैं, ठीक है। और ये सब ना आपके चालुक्यास अभी आएंगे, पढ़ोगे आप, उनके सेंटर्स थे ये, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखो डेक्कन आपका इतना ज्यादा रिच माना जाता है, क्योंकि देखो टेम्पल वाइज भी आप देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स हैं, केव्स वगैरह है, आर्किटेक्चर तो बहुत बढ़िया है ही, मतलब हमको तो आज भी देखने को मिलता है साउथ में कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेडिंग काफी अच्छे तक पॉसिबल है। सिमिलरली जैसे हमने इस साइड देखा था, अब इस साइड देखो आपका बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे अगर आप देखो धरानी कोटा, गुंटूर, वेंगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये आपका ईस्टर्न डेक्कन वाला एरिया है, और यहाँ पे ना आपका इस साइड पूरा साउथ एशिया से काफी बढ़िया ट्रेड होता था, ठीक है। और ये जो आपका रीजन है, यहाँ अगर आप देखो एकदम लोअर पेनिनसुलर रीजन, अगर आप देखो लोअर डेक्कन रीजन, यहाँ पे ना बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आपको काफी देखने को मिलेगा, और इसी वजह से बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आपका श्रीलंका तक भी पहुंच गया है, ठीक है। आपको पता है किसका हाथ था श्रीलंका तक पहुंचाने में? अशोका का, ठीक है। तो ये था पूरा आपका डेक्कन और साउथ इंडिया का मैप। इसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे अब मटेरियल कल्चर समझते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल कल्चर, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सतवाहनास के आने से पहले भी जो डेक्कन वाला एरिया है वो पूरा ब्लैंक नहीं था, ठीक है। यहाँ पहले से आपके मेगालिथिक लोग जो है वो रह रहे थे, आयरन का यूज वो लोग जानते थे, एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, सिंपल तरीके के टूल्स वो लोग बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब आपका मॉडर्न पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड में जब उनका कॉन्टैक्ट नॉर्थ से होने लग गया, नदन लोग यहाँ पे आने लग गए,
क्योंकि अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा था। तो वो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे छोटे-छोटे ऑफिसर्स को भेजा करता था दूसरे स्टेट्स में, सिमिलरली वैसे ही जो आपके नॉर्थ से लोग यहाँ पे आने लग गए, नॉर्थ से थोड़ा-सा यहाँ इंटरैक्शन बढ़ने लग गया, तो फिर ये लोग वेदर्न टेक्निक्स वगैरह के बारे में जानने लग गए और इस तरीके से जो साउथ का डेवलपमेंट है ना मटीरियल वाइज़ वो भी आपका होना शुरू हो गया था, ठीक है? तो बस वही है मटीरियल कल्चर जो था डेक्कन में अंडर द सातवाहनास वाज़ अ फ्यूजन ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड नॉर्दर्न इन्फ्लुएंसेस। तो मतलब जो लोकल ट्रेडिशंस थे, उनको मिक्स कर दिया गया था जो नॉर्थ का इन्फ्लुएंस आ रहा था उसके साथ। तो जैसे पहले हम लोग मान लो टूल्स बनाते थे लकड़ी के, अब हमको आयरन के बारे में पता है, तो सिमिलर तरीके के टूल्स बना रहे हैं हम आयरन का इस्तेमाल करके। तो लोकल ट्रेडिशन जैसे पहले टूल्स बनाते थे लकड़ी का इस्तेमाल करके, वैसे ही टूल्स बनाते हैं, लेकिन नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस अब पहले लकड़ी से बनाते थे, अब आयरन से बनाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला। और 200 बीसी से पहले यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर यानी कि सतवाहनास के आने से पहले मेगालिथिक लोग यहाँ पे रहते थे, मेगालिथिक कल्चर यहाँ पे था, ठीक है? और सतवाहनास के आने के बाद इन्होंने ना एक नया बेस बना दिया, एक नई टेक्निक थी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया मटीरियली, ठीक है? तो ये था क्योंकि अब नॉर्थ से कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया हो गया है ना इस वजह से। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। तो 200 बीसी से पहले जो आयरन के टूल्स है वो यहाँ पे मिलते थे, यानी कि सतवाहनास के आने से पहले भी आयरन के टूल्स यहाँ पे मिलते थे, क्योंकि मॉरियंस के साथ कॉन्टैक्ट है ना, तो आयरन का तो एक्सचेंज हो गया है, आयरन तो यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है? तो मेगालिथिक लोग जो थे वो ऑलरेडी आयरन से, एग्रीकल्चर से, इन सारी चीजों से अवेयर थे और कुछ आयरन टूल्स जैसे कि होज हो गए आपके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है? लेकिन सतवाहनास के आने के बाद ना जो आयरन टूल्स पहले डेक्कन में एग्जिस्ट किया करते थे ना, वो थोड़े से और पॉलिश्ड, थोड़े से और अच्छे फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में यहाँ पे मिलने लग गए थे। बेसिकली फुल्ली डेवलप्ड टूल्स जिसको आप लोग कहोगे ना, जिनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वो टूल्स यहाँ पे देखने को अब मिल रहे थे सतवाहनास के आने के बाद, ठीक है? तो आयरन टूल्स फाउंड इन सतवाहनास लेयर्स इंक्लूड होल्स, सिकल्स, स्पेड्स, प्लगशेयर्स, एक्सेस, एड्जेस, रेजर्स, ये सारे ही सतवाहनास के आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलने लग गए थे, ठीक है? और ये सारे जो टूल्स हैं ये इस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। इसका बड़ा प्रूफ हमको कहाँ से मिला है? तो इसका जो बहुत बड़ा प्रूफ है ना वो हमको मिला है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। यहाँ पे ना हमको ब्लैक स्मिथ जो थे ना, जो ये काम करते थे लोहार वगैरह, उनकी हमको पूरी वर्कशॉप मिली है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि आयरन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सिर्फ यूज कर रहे हो, बल्कि वो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं लोकली। तो इसका हमको बहुत बढ़िया जो ये है एविडेंस यहाँ पे मिला है। और वेपन्स यहाँ पे मिले हैं हमको, टैंक्ड, सॉकेटेड एरोहेड्स, डेगर्स, तो ये सारे वेपन्स भी हमको मिले हैं, ठीक है? तो अगर एक चीज देखो आप, आयरन का जो इस्तेमाल है वो मेगालिथिक टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका मॉरियंस का इन्फ्लुएंस वगैरह था, लेकिन सतवाहनास के आने के बाद ना जो आयरन के टूल्स थे वो और ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गए और अच्छे-अच्छे टूल्स जो है वो मिलने लग गए, ठीक है? इसके बाद है आपका माइनिंग एंड मेटलर्जी। तो सतवाहनास जो थे ना एक्सप्लॉइटेड द आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ करीमनगर, वारंगल, तो आयरन का काफी इस्तेमाल करते थे, तो आयरन ओर के डिपॉजिट्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो एरिया है ये आपका एक तरीके का एविडेंस की तरह काम करता है। और आयरन के साथ साथ गोल्ड की माइनिंग का भी एविडेंस हमको मिला है कोलर गोल्ड फील्ड्स में, जो कि आपका प्री क्रिश्चियन एरा सेंचुरीज यानी कि बीसी को बिलोंग करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको गोल्ड की माइनिंग वगैरह के भी एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद इधर आ जाओ, लेकिन सतवाहनास ने ना आपके कोई गोल्ड के ना ऐसे कोई कॉइन्स वगैरह इशू नहीं किए थे जैसे कुशान्स ने किए थे, लेकिन गोल्ड को ना ऐसा बुलियन बुलियन जैसे कि वो नहीं होते सोने की जो ईंटें होती हैं, सोने के जो बिस्किट्स होते हैं, उस फॉर्म में स्टोर करके रखा था, ठीक है? उस तरीके से यूज वगैरह किया था इन्होंने, लेकिन कॉइन्स वगैरह इशू नहीं किया था, ठीक है? मोस्टली ये लोग ना लेड के कॉइन्स, स्पॉटिन के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, इन तरीकों के कॉइन्स जो है यूज करते थे। और लेड के कॉइन्स तो हमको बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में देखने को मिले हैं, ठीक है? नाउ सतवाहनास के बाद ना आपके इक्ष्वाकुस ये डायनेस्टी आएगी अर्ली 3rd सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है? ईस्टर्न डेक्कन वाले एरिया में इन्होंने भी कॉइन्स इशू किए थे आपके। अब दोनों डायनेस्टीज ने ना डेक्कन में जितने मिनरल रिसोर्सेज थे ना उनको काफी हद तक इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है? तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि बोथ डायनेस्टीज सीम टू हैव सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द डेक्कन, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। तो डेक्कन के जो लोग थे ना वो पेडी ट्रांसप्लांटेशन, जो मैंने आपको बताया था कि पहले अपने ही थोड़े छोटे एरिया में कोई एक क्रॉप वगैरह है वो उगा लो, फिर उसको जाके बड़े फील्ड में लगा दो, ठीक है? तो एडवांस तरीका था ये पेडी ट्रांसप्लांटेशन का, ये लोग जानते थे, ठीक है? इसका रिजल्ट ये आया कि फर्स्ट 2 सेंचुरी एडी के आसपास आपका, यानी कि फर्स्ट
से लेके 2nd सेंचुरी एडी के आसपास जो आपका कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के बीच वाला जो एरिया है ना, वो एरिया एक बहुत मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया बन गया था, ठीक है? क्योंकि ये लोग पेडी ट्रांसप्लांटेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे और इस मेथड का इस्तेमाल करने से चावल का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया बढ़ गया था इनका, ठीक है? और ये लोग कॉटन का भी प्रोडक्शन करते थे, कॉटन भी कल्टीवेट करते थे। ये ना हमको फॉरेन राइटर्स ने मेंशन किया है कि आंध्र वाला जो एरिया था ना, वहाँ का कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है? तो इस वजह से ये हमको पता चला है। तो बेसिकली ये दिखाता है कि इनकी जो इकोनॉमी थी, स्पेशली जो आपकी रूरल इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थी, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे पॉपुलेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो एक है आपके प्लेनी, ये आपके रोमन राइटर थे। इन्होंने आंध्र के किंगडम के बारे में बताया है कि किस तरीके की मिलिट्री थी इनके पास। तो 1 लाख तो इन्फेंट्री थी, यानी कि 1 लाख सोल्जर्स थे, 2000 कैवेलरी थी और 1000 एलिफेंट्स थे, ठीक है? तो इतनी बड़ी अगर आपकी स्टैंडिंग आर्मी है, तो यानी कि आपकी रूरल पॉपुलेशन बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, बहुत अच्छी सिचुएशन में आपकी रूरल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर आपका सरप्लस अमाउंट में हो रहा है प्रोडक्शन। तो बेसिकली इस वजह से आपका जो भी मिलिट्री का जो भी एक्सपेंस है, वो आप कर पा रहे हो, ठीक है? तो इस वजह से जो है ये बताया जाता है कि बहुत अच्छी खासी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इनकी, ठीक है? और इसके बाद है आपका अर्बनाइजेशन एंड नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस। तो रूरल इकोनॉमी तो बढ़िया है, स्टैंडिंग आर्मी भी है इनके पास। नाउ अब होता है ये कि नॉर्थ इंडिया के कॉन्टैक्ट से ना डेक्कन में ना काफी कुछ होने लगता है। जैसे कि ये लोग कॉइनेज यानी कि कॉइन का इस्तेमाल सीखते हैं, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल सीखते हैं, रिंग वेल्स का इस्तेमाल सीखते हैं और राइटिंग सिस्टम भी डेवलप होता है, ठीक है? और इन सभी चीजों की वजह से जो आपका साउथ इंडिया है, डेक्कन वाला रीजन है ना, उसमें जो मटेरियल लाइफ है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, बदल गई थी, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे एट पेडाबैंकर। यहाँ पे रेगुलर यूज होने लगा था फायर बेक्ड ब्रिक्स का। इसका हमको एविडेंस भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे फ्लैट परफोरेटेड रूफ टाइल्स काफी यूज होते थे। अंडरग्राउंड कवर ड्रेन्स यहाँ पे काफी यूज होते थे। यहाँ पे जो वेस्ट वाटर को निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे प्रॉपर था, ठीक है? और जो आपके रूफ टाइल्स है ना, ये हमको पता है कुषाण रीजन से आया था। कुषाण रीजन में हमको रूफ टाइल काफी देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन बाद में आप देखोगे जो रूफ टाइल का जो इस्तेमाल है ना, काफी ज्यादा होने लगा था डेक्कन में और वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में, ठीक है? अंडर सतवाहनास के अंडर ही। और इन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की वजह से जो ड्यूरेबिलिटी थी, जो लॉन्जेविटी थी, ये बिल्डिंग्स की काफी बढ़ गई, यानी कि बिल्डिंग्स जो है ज्यादा ड्यूरेबल हो गए। अब ऐसी कोई अर्थक्वेक या ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन आती है, तो फिर ऐसा कोई बिल्डिंग टूटने का खतरा नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद है आपका वाटर मैनेजमेंट एंड टाउन प्लानिंग। तो पेडा बैंकर में ही हम लोगों को लगभग 22 ब्रिक वेल्स हमको देखने को मिले, यानी कि ईंटों का इस्तेमाल करके वो कुएं बनाए गए थे, क्योंकि डेंस पॉपुलेशन हो गई होगी, बहुत लोग हो गए होंगे जिनको पानी चाहिए होगा, तो उनके लिए बनाया गया था। प्रॉपर एक तरीके से प्लानिंग करके सेटलमेंट जो है किया गया था। तो इसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है। ये जो वेल्स हैं, ये फैसिलिटेटेड डेंस हैबिटेशन, यानी कि जो जहाँ बहुत बढ़िया पॉपुलेशन होगी, उनको पानी पीने के लिए चाहिए होगा या रोजमर्रा के काम करने के लिए चाहिए होगा, तो उनके लिए इन वेल्स को बनाया गया था, ठीक है? और यहाँ पे कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेन, जो मैंने आपको बताया, वेस्ट वाटर वॉज चैनल्ड इनटू सोकेट पिट्स। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल थे। तो अगर आप देखो तो प्रॉपर अर्बन सेटलमेंट जो है ना, यहाँ पे शुरू हो गया था। इसके बाद इधर आ जाओ, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड। तो टाउन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था। महाराष्ट्र में टाउन्स जो है वो आपके डेवलप हो गए थे 1st सेंचुरी बीसी के आसपास। इसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है। मल्टीपल क्राफ्ट्स हमको यहाँ पे मिले हैं देखने को। साथ ही प्लेनी ने ये भी बताया है कि जो आंध्र है ना, आंध्र कंट्री हैड 30 फोर्टिफाइड टाउन्स, यानी कि 30 फोर्टिफाइड टाउन्स, यानी कि प्रॉपर वॉल वगैरह लगे हुए, प्रॉपर ऐसे जो होते हैं ना फोर्ट्स वगैरह, वो बने हुए हैं। न्यूमरस विलेजेस, बहुत सारे गांव हैं उस आंध्र वाले एरिया में। और बहुत सारे टाउन्स के बारे में तो हमको, जो कि आपके 2nd और 3rd सेंचुरी एडी को बिलोंग करते हैं, उनके बारे में हमको इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजिकल एग्जेक्टिवेशन से पता चला है। ट्रेड के बारे में भी हमको पता चला है कि इनका ट्रेड भी काफी अच्छा खासा होता था। लार्ज नंबर ऑफ रोमन एंड सतवाहनास कॉइन्स हमको देखने को मिले, जो कि ट्रेड का एक क्लियर जो है इंडिकेशन देते हैं। और ये कॉइन्स हमको कृष्णा गोदावरी रीजन से मिले हैं, जो कि आपके अर्ली सेंचुरी एडी को बिलोंग करते हैं, यानी कि 1st सेंचुरी एडी के आसपास के हैं ये कॉइन्स। तो जिससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा खासा होता होगा। इस वजह से रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं यहाँ पे देखने को, सतवाहना कॉइन्स हमको देखने को मिले हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे कि मटेरियल कल्चर कैसा था इनका, तो सबसे पहले तो इनके पास ना, ये रिवर्स तो आप देख ही रहे हो साउथ में कितना बढ़िया है स्ट्रक्चर, साथ ही पूरा ये पानी से घिरा हुआ ये पूरा कोस्ट लाइन है। तो अब यहाँ पे ट्रेड तो होता ही है, ठीक है? ट्रेड होता है, प्लस आपका जो मिट्टी है काफी ज्यादा फर्टाइल है, तो वो काफी बढ़िया है। तीसरी चीज ये है यहाँ पे कि यहाँ पे टाउन्स डेवलप होने लग गए थे, टाउन्स के बाद विलेजेस डेवलप होने लग गए थे, विलेज के बाद आपके फिर अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लग गए थे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, सेकंड टॉपिक बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सोसाइटी कैसी थी इस टाइम की, हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया।
हम लोगों ने सतवाहना डायनेस्टी या इन जनरल हम जब भी किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोगों ने मौर्यंस के टाइम में भी ये पढ़ा था। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर किस तरीके का था, पॉलिटी किस तरीके की थी। इसके बाद हम लोगों ने मटेरियल कल्चर के बारे में देखा कि लोग एग्जैक्टली किस तरीके के मटेरियल्स जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देख रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके की सोसाइटी थी उस टाइम में, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरिजिन एंड ब्राह्मणाइजेशन ऑफ सतवाहनास। तो सतवाहना ओरिजिनली ना जो लोकल ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, वही थे डेक्कन के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, वही लोग आगे जाके सतवाहना डायनेस्टी जो है फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको पॉलिटिकल पावर मिल गई ना, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में मतलब लेजिटिमेसी यानी कि आप रूल तब कर सकते हो जब आप प्रॉपर वर्ण सिस्टम में किस रैंक पे हो आप बैठते हो, तब जाके लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप अपर जैसे ब्राह्मणिकल या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो इस वजह से सतवाहनास ने ना खुद को ब्राह्मणाइज कर दिया कि हम लोग ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी थी ना, उनको उन्होंने धीरे धीरे छुपाना शुरू कर दिया और वो वर्ण सिस्टम का ही हिस्सा बन गए। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उनको सीरियसली ले, ठीक है, ताकि वो लोग रूल कर पाए। तो वही चीज है कि सतवाहनास ओरिजिनली तो आपके ट्राइबल ग्रुप ही थे डेक्कन के, बाद में जाके उन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मणाइज कर दिया और अपने आप को ब्राह्मण्स का स्टेटस दे दिया कि हम लोग ब्राह्मण्स ही हैं, ठीक है। जो आपके मोस्ट फेमस गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इनका टाइटल क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये भी कि इनका क्या टाइटल था, इन्होंने क्या टाइटल दिया था खुद को। तो बेसिकली ये क्लेम करते थे कि ये एक ब्राह्मण है, और इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने दोबारा जो ये फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम था ना, इसको दोबारा इन्होंने ही स्टैब्लिश किया है, इन्होंने रिस्टोर किया है फोर फोल्ड सिस्टम को। तो इनके अकॉर्डिंग ना सोसाइटी में ना जो भी वर्ण सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से इंटरमिक्स हो रहे थे, ठीक है। और उस चीज को, उस सोशल कंफ्यूजन को ना इन्होंने ही खत्म किया है। इस वजह से ये अपने आप को रिस्टोरर कह रहे हैं वर्ण सिस्टम का, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि इन्होंने क्लेम किया कि एंडेड इंटरमिक्सचर बिटवीन डिफरेंट वर्ण। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि इन्होंने ही ये जो इंटरमिक्सचर है ना डिफरेंट वर्ण का, इसको खत्म किया है, ठीक है। और इसको ठीक किया है, बेसिकली सोशलाइज किया है थोड़ा सा। इसके बाद अब ये जो सोशल कंफ्यूजन आपका आ गया था इंटरमिक्सिंग का, ये इसलिए आया था क्योंकि शाकास भी आपके आ गए थे, ठीक है। शाकास आ गए आपके, फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन पावर्स भी आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग भी आ रहे हैं। इस वजह से ये जो पूरा वर्ण सिस्टम था, ये धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा मिक्स होता जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा। दूसरी चीज है आपका एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स एंड ट्राइब्स। अब आपको पता है शाकास ओरिजिनली जो थे वो फॉरेनर्स ही थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली इस वर्ण सिस्टम में अपने आप को ढाला और अपने आप को क्षत्रिय क्लेम किया, ठीक है। तो क्षत्रिय बनकर जो ये पूरी सोसाइटी थी ना, इस सोसाइटी में इन्होंने खुद को ढाला। वही चीज यहाँ लिखी है, चाकास वर अब्सॉर्ब्ड इनटू इंडियन सोसाइटी एज क्षत्रियस, ठीक है। और ये जो चीजें कैसे हो पाई? तो दिस प्रोसेस वाज फैसिलिटेटेड बाय इंटर मैरिज बिटवीन शाकास एंड द सतवाहनास। यानी कि सतवाहनास और शाकास की भी जो इंटर मैरिज हुई है ना, इस वजह से ये प्रोसेस जो है उनके लिए आसान हो पाया, ठीक है। तो इससे ना एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि भले ही इंडियन सोसाइटी हमारी कितनी भी रिजिड रही हो, लेकिन जो पावर में है वो ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी का हिस्सा बन ही जाता है। लोग उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, क्या आपका क्या ऑर्डर है, क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पावरफुल हो तो आपको लोग अपने आप वर्ण सिस्टम में ढाल देंगे। आप किंग हो, अच्छा आप क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हो, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो आपका डेक्कन वाला रीजन था ना, वहां पे जो आपके इंडिजिनियस ट्राइब्स जो एग्जिस्ट किया करती थी ना, वो धीरे धीरे आपके जो भी मेन स्ट्रीम जो कल्चर था उसका हिस्सा बन गए। कुछ लोग जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी बन गए, और ये लोग आपके वेस्टर्न डेक्कन वाले एरिया में सेटल हो गए। वेस्टर्न डेक्कन वाले एरिया में इसलिए क्योंकि सतवाहनास ने ना काफी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ना लैंड ग्रांट्स दिया था, ठीक है। तो वो यही एरिया था, इस वजह से ज्यादातर लोग आपके यहीं पे सेटल हो गए थे। और अल्टीमेटली आप देखोगे जो यहाँ पे साउथ में आपका ट्राइबल सोसाइटीज चलती आ रही थी, ट्राइबल पीपल थे, उनको भी वर्ण सिस्टम में एक तरीके से एक आइडेंटिटी मिल गई, और वो लोग भी धीरे धीरे इस कल्चर का जो है पार्ट बन गए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है लैंड ग्रांट्स एंड रिलीजियस पैट्रोनेज। तो सतवाहनास जो थे वो पहले रूलर्स थे इन इंडियन सोसाइटी टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देने वाले सतवाहनास पहले रूलर थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लैंड ग्रांट्स वगैरह जो दिए जाते थे वो ज्यादातर आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को नहीं दिए जाते थे। लेकिन ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट देने का सिस्टम था वो इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के कंपैरिजन में ब्राह्मण्स को उतने लैंड ग्रांट्स नहीं मिलते थे, ज्यादातर लार्ज नंबर में लैंड ग्रांट्स जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ही मिलते थे, ठीक है। नाउ अब इस लैंड ग्रांट के चलते हुआ ये कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन गई। जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हो सकता था किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह जाते लिमिटेड, वो आपके फैलने लग गए। जहां लैंड ग्रांट्स मिले वहां पे जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखोगे, स्तूपास वगैरह देखोगे, वो चीजें बनने लग गई, ठीक है। तो बेसिकली कल्चर भी मिक्स होता चला गया लोगों के साथ साथ। इसके बाद इधर आ जाओ, वर्ण सिस्टम एंड कास्ट परसेप्शंस। नाउ अब धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग जो रूलिंग का काम है, रूल करने का काम है, वो क्षत्रिय लोगों का है, ठीक है।
लेकिन सतवाहनास ने खुद को क्या बोला था? ब्राह्मण्स बोला था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण ऊपर है तो हम लोग ब्राह्मण है, ठीक है। और गौतमीपुत्र ने खुद को क्या कहा था? ट्रू ब्राह्मण कहा था। तो हिस्टोरियंस ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो ये सतवाहनास थे, क्योंकि ये साउथ में थे और ये जो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स जो कल्चर था ना कि ब्राह्मण्स रूल नहीं करते, क्षत्रिय रूल करते हैं, ब्राह्मण्स ऊपर हैं, ये वो चीजें, ये आपका नॉर्थ में बहुत रिजिड था, ठीक है। लेकिन साउथ में उसके कंपैरिजन में थोड़ा लीनियंट था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ से ही चीजें आई थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हिस्टोरियंस अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हो, सोसाइटी में वो जो एक्सेप्टेंस है वो आ गया हो, वो जो प्रोसेस है वो चल ही रहा हो, इस वजह से जो ब्राह्मण्स हैं ये रूल कर पाए हो, ठीक है। तो वही चीज है कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया रिगार्डेड द आंध्राज एज मिक्स्ड कास्ट। तो जो आपके नॉर्थ इंडियंस थे ना, वो लोग ना साउथ इंडियंस के जो ब्राह्मण्स थे ना, उनको प्योर ब्राह्मण्स नहीं समझते थे, उनको समझते थे कि ये इंटरमिक्स्ड है, हो सकता है किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह की शादी हुई हो, तब जाके वो जो ब्राह्मण्स है वो प्योर ब्राह्मण्स नहीं है। तो इस तरीके से ये है ना मिक्स्ड कास्ट का समझते थे साउथ इंडियन ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो ऐसा कर करके आप देखोगे धीरे धीरे जो आपके ट्राइबल ग्रुप थे ना वो इस ब्राह्मणिकल सोसाइटी का पार्ट इवेंचुअली बन गए थे। इसके बाद है राइज ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसंस। तो इस पीरियड में आपको पता है ट्रेड और क्राफ्ट भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ। मर्चेंट्स और जो आपके आर्टिसंस थे ये काफी विजिबल थे सोसाइटी में, इनका जो रोल था काफी ज्यादा विजिबल था। ज्यादातर मर्चेंट्स आपके टाउन से जुड़े हुए थे, ठीक है। और मर्चेंट्स और जो आर्टिसंस थे ये लोग बुद्धिज्म को भी काफी ज्यादा डोनेट करते थे। वही चीज है कि ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड ब्रॉट मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस इनटू प्रोमिनेंस, यानी कि उनको भी मतलब एक इकोनॉमी में आर्टिसंस और मर्चेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज काफी एविडेंट थी। मर्चेंट्स जो थे वो खुद को ऐसे दिखाते थे कि वो टाउन से बिलोंग करते हैं, और दोनों मर्चेंट्स ने और आर्टिसंस ने काफी जनरस डोनेशन किया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, सेटअप स्मॉल बोटे और मेमोरियल टैबलेट्स, ये सारी चीजें बनवाई थी। इसके बाद आते हैं आर्टिसंस में ना आपके गंधिकास, जो जिनका काम था परफ्यूम्स बनाने का, परफ्यूम मेकर्स थे। इनको ना अक्सर डोनर्स की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये लोग काफी डोनेट करते थे, ठीक है। नाउ ये जो टर्म है आपका गंधिका, ये एक जनरल टर्म था जो कि एक शॉपकीपर को, जैसे हम बोलते हैं ना दुकानदार, वैसे आपका गंधिकास एक तरीके से वो वर्ड था, जैसे दुकानदार वर्ड है वैसे, ठीक है, कि एक शॉपकीपर के बारे में जब हम बता रहे हैं तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और जो मॉडर्न आपका सरनेम है गांधी, ऐसा माना जाता है कि वो भी ना इसी वर्ड से आया है, गंधिकास से ही, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ वुमेन। अब इस टाइम में फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो नॉर्थ इंडिया में तो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, फादर काफी इंपॉर्टेंट है, मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फादर है। लेकिन सतवाहनास में ना हमको मैट्रिलिनियल इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो किंग्स होते थे उनका जो नाम होता था वो उनकी माँ के नाम के ऊपर रखा जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे इंस्क्रिप्शंस में ना आपको किंग का प्लस मदर का दोनों का नाम एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दिखाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था मेट्रीलिनियल सोसाइटी का। वेयर नॉर्थ इंडिया में तो हमको पता है पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो इससे हमको ये पता लगता है कि सतवाहनास डेक्कन वाले एरियाज में आपके जो मदर थे उनको थोड़ा हाई सोशल स्टेटस मिलता था, और जो क्वींस होती थी ना वो अपने नाम से रिलीजियस डोनेशंस भी करती थी। कुछ केसेस में क्वींस जो थी वो रीजेंट्स रीजेंट्स यानी कि जो राजा के बिहाफ पे जो रूल कर रहा है ना, वो उस तरीके से भी क्वींस को देखा जाता था। कभी अगर राजा नहीं है तो क्वीन ही है जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो है वो लिया करेगी अपने राज्य के लिए, इस तरीके से। इसके बाद इधर आ जाओ पेट्रियार्कल फीचर्स एंड सक्सेशन। तो देखो भले ही सतवाहना डायनेस्टी में हमको कुछ कुछ मैट्रिलिनियल ट्रेसेस हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फुल्ली आपकी मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ जो सक्सेशन था ना कि राजा के बाद राजा दोबारा कौन बनेगा, वो फैमिली का बेटा ही बनेगा, ठीक है। वो मेल ही होगा जो राजा बनेगा, वो चीज थी यहाँ पे। और इसका एविडेंस हमको काफी देखने को मिलता है, राजा के बेटे ही राजा बने फिर उसका बेटा राजा बना है। तो ये है, तो सक्सेशन जो है वो मेल हियर्स को यानी कि मेल जो फैमिली का है उसी को पास हुई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मेट्रीलिनियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी आपकी पेट्रियार्कल पॉलिटिकल सिस्टम पर ही बेस्ड थी, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ। अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, ठीक है। लेकिन आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा है ना थोड़ा सा ना इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, कि कैसे आपका जब मौर्यन का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया साउथ में आपके सातवाहना डायनेस्टीज आए, ठीक है। अब सतवाहना डायनेस्टी का पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरीके का था, कैसे ये लोग रूल करते थे, कौन से किंग आए, कौन से किंग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये हमने देखा, किस किंग ने कितना एक्सपेंशन किया वो हमने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर, यानी कि यहाँ पे सतवाहना के आने से पहले भी कुछ आयरन की टेक्नोलॉजीज वगैरह एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सतवाहना के आने के बाद कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई, कौन कौन से नए टूल्स आए वो हमने देखा।
इसके बाद हमने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोसाइटी एग्जैक्टली किस तरीके की सोसाइटी थी उस टाइम में। तो हमने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी, यहाँ पे है पैट्रियार्कल सोसाइटी ही, लेकिन कुछ-कुछ हमको मैट्रियार्कल सोसाइटी के कुछ-कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि राजा का जो नाम होता था वो मोस्टली अपनी माँ के नाम पे होता था और काफ़ी इंस्क्रिप्शंस में हमको राजा के नाम के साथ-साथ उनकी माँ का नाम भी देखने को मिलता है, ठीक है? साथ ही जो आपकी क्वीन्स होती थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजंस वगैरह लेती थी किंग के बिहाफ पे अगर किंग नहीं है तो। तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स थे, स्पेशल फीचर्स थे इस सोसाइटी के, ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे बन जाते हैं कि ऐसी कौन-सी डायनेस्टी थी जहाँ पे हमको ऐसे एलिमेंट देखने को मिले, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये था आपका सोशल ऑर्गनाइज़ेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे जो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलिजन एंड आर्किटेक्चर एंड लैंग्वेज। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे हम, ठीक है? आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 द सतवाहना फेज और ये चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है? इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री, एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है? आज इस वीडियो में हम लोग पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, देन आर्किटेक्चर एंड देन लास्टली हमारा लैंग्वेज, ये टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, वापस थोड़ा मैप बनाते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ से पूरा जब मौर्यन एम्पायर है पूरे तरीके से जब डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद जो इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज है ना, छोटे छोटे जो लोकल रूलर्स थे ना इंडिया के ही, वो लोग आ गए थे, ठीक है? तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ तो आपका फॉरेन से इन्वेजन हो रहे हैं, तो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन पावर्स आ रही हैं जिनके बारे में हम लोगों ने 20 चैप्टर में पढ़ा था। और उसके बाद जिस टाइम में फॉरेन पावर इंडिया में आ रही है उसी टाइम में यहाँ साउथ इंडिया में अपनी अलग ही डायनेस्टी जो है वो फॉर्म हो रही है, जो यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे फॉर्म हो चुका था, ठीक है? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सतवाहना डायनेस्टी की, ठीक है? नाउ जब भी हम लोग कोई नई डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, कैसे वो लोग रूल किया करते थे वगैरह वगैरह। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन कौन से किंग्स आए थे, उनका किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा था, कैसे वो लोग अपना काम कर रहे थे, किसने किसको हराया, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया था एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल कल्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इस फेज के दौरान ना, क्योंकि अब साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा लेट ट्रांजिशन आया था, ठीक है? लेट डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हुए थे। तो साउथ इंडिया में आपका कैसे क्या मटेरियल रहा, किस तरीके का कल्चर था, एग्रीकल्चर होता था कि नहीं, टूल्स थे कि नहीं, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरीके से आयरन का टूल आ गया था इस टाइम में और लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे थे, ठीक है? फिर हम लोगों ने मिलिट्री वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था, कैसे आपके टाउन्स, देन अर्बन सेंटर, रूरल सेंटर्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग गई थी, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी किस तरीके की थी। तो हमने देखा था वर्ण सिस्टम था और जैसे सतवाहनाज आए थे, ये लोग ट्राइबल पीपल थे, अब इनको रूल करना था तो इन लोगों को चाहिए था कि हमें भी इस वर्ण सिस्टम में फिट बैठना पड़ेगा, अदरवाइज जो लोग हैं ये हमारी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके आपका पूरा सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग समझेंगे पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको समझने से पहले एक चीज देखो, तो हमारे पास 4 वर्ण है, एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, शूद्र, सॉरी वैश्य, देन है आपके शूद्र। तो ये हायरार्की है हमारी कुछ। अब इस हायरार्की में बात ये हुई आपकी कि कैसे अब हम फिट बैठे जो हम रूल कर पाएंगे, ठीक है? तो अब ये लोग क्योंकि ट्राइबल पीपल थे, इनको कुछ ऐसा आइडिया तो था नहीं कि किस डायनेस्टी के हैं या किस क्लैन को बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्योंकि अब हमें रूल करना है, हम चाहते हैं हम जो बोले वो चीज कानून बन जाए, हम लोग पावरफुल बने वगैरह वगैरह, तो इसके लिए हमें अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ेगा, राइट? कि हम आप लोगों से ऊपर है। तो इन लोगों ने खुद को क्लेम किया कि हम ब्राह्मण क्लैन से बिलोंग करते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं सारे के सारे, ठीक है? तो अगर ये इन लोगों ने क्या सोच के किया था कि अगर ये अपने आप को दिखाएंगे ना कि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा सा हमको सीरियसली लेंगे। एक तो ब्राह्मण हैं, ऊपर से हम लोग किंग बन गए हैं, तो लोग हमें सीरियसली लेंगे ही लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके का सिस्टम था। अब जिस टाइम में सतवाहनास आए थे ना आपके डेक्कन में, उस टाइम में डेक्कन में ऐसा कुछ फुल्ली ब्राह्मणाइज्ड कल्चर नहीं था, ठीक है? अभी वहां पे ट्राइबल सोसाइटीज एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है? ये जो फुल्ली ऑर्थोडॉक्स ये ब्राह्मणिकल कल्चर था ये आपका नॉर्थ इंडिया में था, ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। साथ ही आपके जो फॉरेन पावर्स थे शाकास वगैरह, वो नॉर्थ वेस्ट उसमें भी आ रहे थे, तो उन लोगों का भी ऐसा कुछ सोसाइटी में क्या सिस्टम चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है? तो अब उनसे इस चीज की लड़ाई नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारा ये जो पूरा एरिया है,
इधर से जैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब सतवाहनास इधर है, नॉर्थ वेस्ट इधर से पूरा ये लोग आ रहे हैं, इन्वेजन्स हो रहे हैं। तो अब क्योंकि ये इन लोगों को भी इस वर्ण सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन लोगों को भी नहीं है, तो इन लोगों में आपस में इस चीज़ को लेके लड़ाई नहीं हो सकती कि आप रूल नहीं कर सकते, आप ट्राइबल पीपल हो, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है? तो ये उसी टाइम में हो रहा है जिस टाइम में फॉरेन से इन्वेजन्स हो रहे हैं, ठीक है? तो इसी वजह से क्योंकि अब इनके आस-पास कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इन लोगों के लिए ईज़ी हो गया था खुद को उस बैकग्राउंड में ढालना, खुद को वर्ण सिस्टम में ढालना, ठीक है? तो ये पूरा चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आ जाओ, आज का पहला टॉपिक जो है वो है आइडियल ऑफ किंगशिप। तो बेसिकली देखो, अब हुआ क्या, अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको पूरा हर तरीके से राज्य करना है, तो आपको राज चलाना भी आना चाहिए। तो सतवाहना रूलर्स ने क्या किया, रॉयल आइडियल प्रैक्टिसेस जो थी ना, जो कि आपके धर्मशास्त्र में बताई गई थी, प्रिस्क्राइब की गई थी, उनको फॉलो करना शुरू किया अपना राज्य चलाने के लिए, ठीक है? और इसी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग आपका ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र, इस तरीके का पूरा वर्ण सिस्टम है, ठीक है? तो अब धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग क्या होता है? किंग होता है प्रोटेक्टर होता है, अपहोल्डर ऑफ धर्म, यानी कि धर्म का प्रोटेक्टर कौन होता है? किंग होता है, ठीक है? तो किंग को ना हम ऐसे नहीं देखते कि सिर्फ हमारा ये पॉलिटिकल लीडर है, बल्कि मॉरल अथॉरिटी के रूप में भी हम लोग किंग को देखते हैं अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, ठीक है? तो ये जो आइडिया था ना, इस आइडिया से हो गए ये लोग इंस्पायर, ठीक है? और इन लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसे ही रूल करेंगे, तो जो राजा होता है उसके पास सारी डिवाइन क्वालिटीज होती है, यानी कि वो भगवान की तरह होता है राजा, ठीक है? तो जैसा आपने धर्मशास्त्र में लिखा है, हम उसी को फॉलो करेंगे कि राजा का काम है धर्म की रक्षा करना और लोगों का काम है कि राजा को डिवाइन फॉर्म में देखना, कि राजा ही भगवान है, ठीक है? तो बेसिकली ये है। नाउ इधर आ जाओ। अब सतवाहनास के जो भी इंस्क्रिप्शंस है ना, उनमें आप देखोगे राजा को कंपेयर किया गया है किनसे? राम, भीम, केशव, अर्जुन, इन लोगों से कंपेयर किया गया है, ठीक है? और कभी-कभी राजा को ना सूर्य, चंद्र, इन चीजों से भी कंपेयर किया गया है, जो आपके सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये दिखाने के लिए इसका क्लियर मैसेज ये है कि राजा आपका इंसान नहीं है, ऑलमोस्ट डिवाइन है राजा, उसकी अथॉरिटी को आप लोग क्वेश्चन मत करो। जो राजा ने बोल दिया है, वही आप लोगों को करना है, वही आप लोगों का धर्म है, ये चीज, ठीक है? तो ये ग्लोरीफाई किया गया था, ऐसा क्यों किया गया था? ताकि लेजिटिमाइज, यानी कि जो भी राजा बोल दे, जो भी रॉयल पावर बोल दे, वही आपको करना है, ठीक है? तो रॉयल अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने के लिए किंग को एज अ स्टेटस दिया गया था, डिवाइन स्टेटस, ठीक है? तो ये है। इसके बाद है आपका कंटिन्यूटी फ्रॉम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ आपको पता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, अब सतवाहनास भी एक टाइम में, जो सतवाहनास जिस एरिया पे थे डेक्कन में, उस टाइम में भी मॉरियंस का रूल था एक टाइम पे, राइट? तो भले ही मॉरियन पावर डिक्लाइन हो गई हो, लेकिन हमारे माइंड में तो रहता है ना कि हमारा एक चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा एक गवर्नर होगा, इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ठीक है? तो वही है कि सतवाहनास ने जो भी मॉरियंस के द्वारा दी गई जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, जो भी चीजें चल रही थी, उस चीज को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसी चीज में अपने आप को ढाला, अडेप्ट किया उसको, ठीक है? जैसे अशोका के टाइम में क्या था, डिस्ट्रिक्ट था, फिर उस डिस्ट्रिक्ट को एक ऑफिसर संभालता था, ठीक है? और एक ऑफिसर्स फिर डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी अलग अलग जगह पे अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है? तो सतवाहनास ने भी वही किया, सतवाहनास ने भी डिस्ट्रिक्ट को, जैसे मौर्य के टाइम में ना डिस्ट्रिक्ट को आहारा कहा जाता था, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज। तो ये आहारा वर्ड इन लोगों ने भी इस्तेमाल किया, डिस्ट्रिक्ट को आहारा ही कहा इन लोगों ने। और ऑफिशियल्स जैसे कि अमात्यज हो गए, महामत्रास हो गए, जो मॉडर्न टाइम में जो टर्म्स यूज होते थे ना, और जो पोजीशंस यूज होती थी, उन्हीं पोजीशंस पे इनको हायर किया गया। समझ में आ गया? इसके अलावा इन्होंने कुछ नए टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज भी दी, जैसे इन एडिशन टू मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, और सीनियर ऑफिशियल्स जो थे ना, उनको महाराष्ट्रिकास भी कहना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो इससे ये लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल था उनका, कि कैसे इस रीजन को संभाले, कैसे इस रीजन को संभाले, वो थोड़ा इवॉल्व हुआ और उस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर पाए। बेसिकली जो एक राज्य है, एक स्टेट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करना फर्दर, फिर उन स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना, फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स में से टैक्स कलेक्शन हो गया या जो भी काम हो गया, उस काम को करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करना। तो ये चीज जो है ये स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, मिलिट्री एंड फ्यूडल एलिमेंट्स। अब ध्यान से समझो एक चीज को। आपको पता है जो मॉरियंस थे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी, ठीक है? कितने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। तो पहले ये एरिया आता तो मॉरियंस के अंडर ही था ना। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, ध्यान से देखो। इनको पता है जो पूरा हमारा एरिया है ना, वो ब्राह्मणाइज्ड एरिया नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि हम ब्राह्मण, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई वो बात सुने। तो उनके मन में ना एक डर डालना पड़ेगा कि अगर आपने राजा की बात नहीं सुनी, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मली सारे ट्राइबल पीपल हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक आपका होता था सेनापति। सेनापति यूजुअली कौन होता था, जो एक आर्मी है ना, उस आर्मी का हेड है सेनापति, आर्मी चीफ बेसिकली, ठीक है? ये था मॉरियंस के टाइम में सिस्टम।
इन लोगों ने क्या किया, उस सेनापति को ना ये तो दिया ही कि आपके पास मतलब ये आर्मी चीफ तो है ही, लीडर तो है ही आर्मी का। इसके साथ-साथ जैसे एक स्टेट है, स्टेट को आप डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हो या प्रोविंस में डिवाइड करते हो, तो एक प्रोविंस का हेड भी बना दिया गया एक सेनापति को, ठीक है? अब इसका काम क्या है, जैसे इस स्टेट में कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस आ रही है, लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं या राजा की बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसके पास इतनी आर्मी है कि इनकी हेल्प से ये लोगों से वो चीज़ें जो है वो फॉलो करवा सकता है, ठीक है? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोगों के मन में थोड़ा डर हो और लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस को फील करें आसपास और राजा ने जो भी काम दिया है ना उसको करें, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करें। तो ये है कि सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैरेक्टर था। अब सेनापति यूजुअली कमांडर इन चीफ होता है, इसको हम लोग मतलब आर्मी चीफ कहते हैं कि आर्मी का लीडर है ये, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी सेनापति को, वो तो है ही आर्मी चीफ, इसको प्रोविंशियल गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया। ये इसलिए किया इन्होंने क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन प्रॉपर्ली आपकी ब्राह्मणाइज नहीं थी, तो हो सकता है इनकी बात ना सुने और उनको एक फर्म मिलिट्री कंट्रोल अपने चाहिए था ताकि लोगों को वो चीज़ फ़ील हो, ठीक है? तो ये था। इसके बाद है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो बेसिकली रूरल एरियाज़ का जो कंट्रोल है ना, वो दिया गया गौलमिका को, ठीक है? गौलमिका कौन था? गौलमिका हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट था। तो एक मिलिट्री रेजिमेंट का जो हेड होता है, रेजिमेंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 9 चैरियट्स होते हैं, 9 एलिफेंट्स होते हैं, 25 हॉर्सेस होते हैं और 45 फुट सोल्जर्स होते हैं, यानी कि एकदम सैनिक जो तैनात है वो, ठीक है? ये था। और रेजिमेंट आपका कंट्री साइड में पोस्टेड होता था, ठीक है? तो ये ज़रूरी था पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सँभालने की ज़िम्मेदारी जो है वो गौलमिका को दिया गया। और एक जो नॉर्मल एक प्रोविंस सँभाल रहा है वो कौन सँभाल रहा है? सेनापति सँभाल रहा है, ठीक है? तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका किसके कंट्रोल में है? मिलिट्री सुपरविज़न के कंट्रोल में है, तो मिलिट्री ही है जो सब सँभाल रही है, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास मिलिट्री कैंप्स एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो हमको जो भी सतवाहना के जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, उनमें हमको 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स मिले हैं। एक मिला है हमको काटाकास और दूसरा मिला है हमको स्कंधारवास। अब ये क्या थे? ये दोनों ना आपके मिलिट्री कैंप्स थे, ठीक है? जहाँ राजा जब स्टे करता था, वहीं उसका टेम्परेरी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन जाता था, ठीक है? तो ये हमको दिखाता है कि जो सतवाहना स्टेट है ना, वो फ़ोर्स पर हेवीली डिपेंडेंट थी, फ़ोर्स से काफ़ी ज़्यादा काम कराती थी। तो ये वही है, मिलिट्री कैंप्स है, सेटलमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, टेम्परेरी है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जहाँ-जहाँ किंग जाएगा वहाँ-वहाँ ये कैंप्स जो है साथ में जाएँगे, ठीक है? तो बस वही है। इसके बाद आ जाओ इधर, लैंड ग्रांट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो सतवाहनास ने ना लैंड ग्रांट्स वगैरह देना भी शुरू किया था, टैक्स फ्री विलेजेस दिए थे ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है? लैंड्स और विलेजेस जो है वो ग्रांट दिए जाते थे। अच्छा, अब जो लैंड और जो विलेजेस ग्रांट में दिए गए ना, चाहे ब्राह्मण्स को दिए गए हों, चाहे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिए गए हों, वहाँ पर ना किसी भी रॉयल ऑफिसर की, पुलिसमैन की या सोल्जर्स की एंट्री जो है वो मना, सख्त मना थी कि कोई रॉयल ऑफिसर या कोई सोल्जर या कोई पुलिसमैन उन एरियाज में नहीं जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली आपके मिनी ऑटोनोमस एरियाज बन गए थे, इंडिपेंडेंट मिनी छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट एरियाज बेसिकली, ठीक है? नाउ इधर आ जाओ, तो वही है, इन ग्रांट्स की वजह से सेमी ऑटोनोमस एन्क्लेव्स जो है क्रिएट हो गए थे किंगडम्स में, यानी कि एक बड़ा किंगडम है, अब ये लैंड ग्रांट मिल गया, यहाँ पे कोई रॉयल ऑफिसर नहीं जा सकता, कोई पुलिस नहीं जा सकता है, कोई सोल्जर नहीं जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये अब आपके इंडिपेंडेंट स्टेट है, छोटे-छोटे जो यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, जो लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, ठीक है? नाउ अभी किनको दिए जाते थे? तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिए जाते थे, जो यहाँ पे पीस, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, ये चीज़ें प्रीच किया करते थे, ठीक है? ब्राह्मण्स को दिए जाते थे और ब्राह्मण्स यहाँ पे क्या करते थे? वर्ण सिस्टम एनफोर्स करते थे, सोशल स्टेबिलिटी बना के रखते थे, ठीक है? तो बेसिकली जो सोशल हायरार्की है, जिसका जो काम है, जिसका जो वर्ण के अनुसार जो काम है, वो काम आप करो, ठीक है? तो ये था। इसके बाद इधर आ जाओ, फ्यूडेटरी सिस्टम। फ्यूडेटरी सिस्टम हमने एक जगह और पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो सतवाहना किंगडम में भी था फ्यूडेटरी सिस्टम। यहाँ पे 3 लेवल के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है? सबसे पहला आपका राजा, जो सोवरेन रूलर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, राजा का डिसीजन इज द फाइनल, और ये आपका जो भी कॉइन्स वगैरह होंगे, कैसे इशू होंगे, वो सारा हक राजा के पास है। फिर है आपका महाभोज, ये पावरफुल रीजनल चीफ्स होते थे, राजा के सबऑर्डिनेट्स होते थे, जैसे आज के डेट में सीएम होते हैं ना, पर पीएम अल्टीमेटली एक ही है, वही महाभोज इज लाइक सीएम। फिर है आपके सेनापति, सेनापति जैसे कि किसी एरिया के कोई एमएलए वगैरह हो गए, उनको दिया गया है वो संभालने के लिए, तो सिमिलरली वही है आपका सेनापति, तो ये लोएस्ट रैंक है। तो कोई भी एक सिस्टम जो है इन 3 उस पे चलता था, ठीक है? ये 3 लोग मिलके संभालते थे। तो यही है आपका फ्यूडेटरी सिस्टम। नाउ इधर आ जाओ, दीज फ्यूडेटरीज एंड लैंड ग्रांट्स exercise local authority contributed to decentralized nature of सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ देखो, पावर किसी एक के पास नहीं है, पावर बटी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर किसी एक के हाथ में है नहीं, पावर बटी हुई है। और यहाँ ही से आप देखोगे लोकल अथॉरिटी, यानी कि लोकल लेवल पे भी लोग जो है हक जता रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, वो चीज यहाँ से डेवलप हो जाएगी, ठीक है?
इसके बाद आ जाओ यहाँ पे अच्छा रिलिजन। अब एक चीज़ देखो हमने क्या-क्या समझा यहाँ पे फटाफट आओ। पैटर्न कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन का? तो वही था जो हमारा वर्ण सिस्टम में चलता आ रहा है। इन्होंने वर्ण सिस्टम में खुद को ढाला, अपने आप को ब्राह्मण्स दिखाया ताकि ये सुपीरियर लगे और मिलिट्री इन्होंने स्ट्रॉन्ग की, हर जगह पे मिलिट्री सिस्टम लागू कर दिया। चाहे विलेज लेवल हो आपका, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल पे आपका क्या रहेगा एक ना एक मिलिट्री ऑफिसर है, उसको अपॉइंट किया गया है, उसकी ज़िम्मेदारी है उस एरिया में शांति बना के रखना। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ट्राइबल पीपल है, उन लोगों को ये कल्चर अभी पता नहीं है वर्ण सिस्टम वगैरह के बारे में और हो सकता है ये लोग हमारी बात ना सुने। क्योंकि ट्राइबल पीपल यूजुअली अपना ट्राइब से मतलब रख रहे हैं, उनको राजा-प्रजा से क्या मतलब है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हैं, पर इनको रूल करना था, इसी वजह से इनको लोगों के मन में डर बिठाना पड़ेगा, तो इस वजह से ऐसा किया गया, ठीक है? तो ये था आपका। इसके बाद बात करते हैं रिलिजन की। तो सबसे पहला आपका क्या है ब्राह्मणिज़्म एंड वैदिक ट्रेडिशंस। तो आपको पता ही है जो आपका सतवाहना पीरियड है ये ट्रांजिशनल फेज़ था साउथ इंडिया में। यहाँ पे आपको जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपकी मेन स्ट्रीम में आई, ठीक है? जो फॉरेन ग्रुप्स हैं वो आपके इधर इस टाइम में आ रहे थे। जो डेक्कन में जो पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो आपकी लेजिटिमेट बन रही थी सतवाहना के अंदर। यानी कि जो भी आपके पावर्स, फंक्शंस हैं वो राजा कैसे ऑर्डर देगा, कैसे लोगों को फॉलो करना है, ये चीज़ें अभी धीरे-धीरे हो रही थी, ठीक है? तो ये चीज़ बिना रिलिजन के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं था कि बिना रिलिजन के आप ये काम करा सको, ठीक है? तो इसी वज़ह से सतवाहनाज़ ने भी रिलिजन को यूज़ किया था, रिलिजन को एक टूल उन्होंने बनाया था ताकि लोगों के ऊपर वो रूल कर सकें, ठीक है? कैसे? तो देखो सबसे पहला है ब्राह्मणिज़्म एंड वैदिक ट्रेडिशंस। तो वही है सतवाहनाज़ ने अपने आप को क्या दिखाया था? ब्राह्मण्स दिखाया था। तो इससे ना हमको एक क्लियर जो हिंट है वो मिलता है कि ये जो पीरियड था ना ये ब्राह्मण्स को काफ़ी सुपीरियर मानता था, ठीक है? ब्राह्मण्स को काफ़ी ऊँचा मानता था। तो ये क्लियर इंडिकेशन है इस चीज़ का। इसके बाद इधर आ जाओ फ्रॉम द बिगिनिंग सतवाहना किंग्स एंड क्वीन्स परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट वैदिक सैक्रिफाइसेस और इस टाइम पे वैदिक सैक्रिफाइसेस होते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, वजपेय हो गया, इस तरीके के सैक्रिफाइसेस होते थे और इस सैक्रिफाइसेस में ना ब्राह्मण्स को लिबरल गिफ्ट्स जो है वो दिए जाते थे। और कुछ रूलर्स आपके जो थे वो कृष्णा, वासुदेवा इन डिटीज़ की भी पूजा किया करते थे। बेसिकली वैष्णव डिटीज़ जो होते हैं, उनकी भी पूजा ये लोग किया करते थे। इसके बाद इधर आ जाओ पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट। आपको पता ही है इन लोगों ने ब्राह्मण्स को भी डोनेशंस दिए थे, लैंड ग्रांट्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी दिए थे, ठीक है? तो बस वही है कि भले ही इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी बना रखी है, लेकिन ये टॉलरेंट थे और दूसरे रिलीजन की तरफ भी, ठीक है? जैसे कि उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया था बुद्धिज़्म को, मेनली थ्रू लैंड ग्रांट्स और सतवाहना किंगडम में महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म गेन्ड वाइड पॉपुलैरिटी यानी कि इन्हीं के किंगडम से आप देखोगे जो महायाना बुद्धिज्म जिसके बारे में हम लोगों ने 20 चैप्टर में पढ़ा था, उसने जो पॉपुलैरिटी गेन की थी ना, वो सतवाहना फेज़ में ही की थी, ठीक है? तो ये है, इसके बाद इधर आ जाओ बुद्धिज्म एंड सोशल ग्रुप। महायान बुद्धिज्म है ना, इन्होंने ज़्यादातर आर्टिसन क्लास को अट्रैक्ट किया था। इक्ष्वाकुस मेजर बुद्धिस्ट सेंटर्स डेवलप्ड एट नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती। तो इनके ऋण में आप देखोगे नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती मेजर बुद्धिस्ट सेंटर्स है, ठीक है? और वेस्टर्न डेक्कन में यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन में नासिक और जुनैर में आपका जो बुद्धिज्म काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ है और इन रीजन्स में बुद्धिज्म इसलिए इतना ज्यादा फ्लोरिश हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनको ट्रेडर्स का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ रिलीजियस को तो आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन भी इस टाइम में कोएग्जिस्ट करते थे जैसे कि ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म ये दोनों रिलीजन एक साथ कोएग्जिस्ट करता था, ठीक है? वाइल द रूलर्स पर्सनली फेवर्ड ब्राह्मणिज्म लेकिन कुछ रूलर्स आपके ज्यादा फेवर करते थे ब्राह्मणिज्म को लेकिन बुद्धिज्म की तरफ भी वो लोग काफी टॉलरेंट थे, ठीक है? दे ऑल्सो एक्सटेंडेड सस्टेन पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म बुद्धिज्म को भी काफी पेट्रॉन किया था इन्होंने। दिस बैलेंस रिलीजियस पॉलिसी हेल्प मेंटेन सोशल हार्मनी। इससे क्या हुआ जिस भी रूलर ने ये बैलेंस वे अपनाया ना कि दोनों रिलीजन एक साथ रह सकते हैं, ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, राइट? इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में हार्मनी लेके आई।
इसके बाद है हमारे पास आर्किटेक्चर, यानी कि इस डायनेस्टी में, सतवाहना डायनेस्टी में किस तरीके का आर्किटेक्चर है जो डेवलप हुआ था। सबसे पहले तो इधर आ जाओ, ग्रोथ ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, इनकी बात हमने पहले भी की है। सबसे पहले आप ये सारे देख लो, ये जो आप टेम्पल्स देख रहे हो ना, ये चीजें, ये आपका एक पत्थर से कार्व करके बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, सारे रॉक थे जिसमें से कार्व कर करके बनाया गया। इस पे ऐसा नहीं कोई जॉइंट किया हो कि ये अलग से बना लिया फिर उसके ऊपर ये रख दिया, नहीं, ये सारा एक ही पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। ये है, ये आपका कैलाश टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे आप देखोगे ये सतवाहना फेज के दौरान ही बने हैं, ठीक है। तो सतवाहना फेज के दौरान जो रॉक कट आर्किटेक्चर था ना, ये हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस पे पहुंच चुका था। और आपके काफी सारे चैत्यास और विहारास, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगी इन केव्स की। ये बेसिकली आपके बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, ऐसा समझ लो, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, ऐसा समझ लो। तो यहाँ सतवाहना फेज में ही दिखाऊंगी ये बने हैं। तो कितना बढ़िया इन लोगों ने बनाया आर्किटेक्चर, वो चीज देखना। तो बहुत सारे चैत्यास, बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स और विहारास यानी कि मोनेस्ट्रीज बने हैं इस टाइम में, स्पेशली आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन एरिया में, स्पेशली महाराष्ट्र के एरिया में, ठीक है। तो वही है, इस टाइम में आप देखोगे जो आपके आर्टिसंस हैं, जो आपके क्राफ्टमैन हैं, इनके पास बहुत ही ग्रेट स्किल्स हैं, पेशेंस हैं, क्योंकि आपको ऐसे टेम्पल्स बनाने के लिए, ऐसी आर्किटेक्चर बनाने के लिए, कार्व करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो पेशेंस है इनके पास, एडवांस अंडरस्टैंडिंग है रॉक एग्जैक्टिवेशन की, किस तरीके से आपको प्रॉपर रॉक्स को तोड़ना है कि इस तरीके की शेप लेगा। तो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे इस टाइम के लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर चैत्यास एंड विहारस, अच्छा इसी में है, इधर देखो, ये आपके कुछ चैत्यास, ये आपके विहारा है, ये विहारा है, बाकी ये तीनों आपका चैत्या है। तो ये आपके कुछ बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। अंडर का देखो कैसा लगता है, एकदम ऐसे, यहाँ पे अंदर कुछ स्तूपा की शेप में ही है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये गौतम बुद्ध की पे वो बना रखी है, स्कल्पचर बना रखा है, ठीक है। ये बाहर का एंट्रेंस कैसे होगा। तो इस तरीके के पूरे आपके केव्स हैं। तो दो मोस्ट कॉमन बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, चैत्या जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं, और विहारा जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं। टेम्पल यानी कि जहाँ आप नॉर्मली पूजा करते हो, ध्यान रखते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, वो, ठीक है। और मोनेस्ट्रीज यानी कि जो आपके मॉन्क्स होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, टीचिंग, पढ़ाई वगैरह करते हैं, इस तरीके की चीज। तो ये मोनेस्ट्री होता है और ये टेम्पल, ये मेन डिफरेंस होता है। ये चैत्या जो है, ये लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा एकदम रेक्टेंगल की शेप में है, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। कंटेन नंबर ऑफ पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और यूज्ड फॉर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस एंड वर्शिप, तो वही है, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। विहारा जो है वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे मॉन्क्स आपके रहते हैं, रहने का एरिया है उनके वो, ठीक है। ये एक सेंट्रल हॉल होता है, एक एंट्रेंस होता है, और एक वरांदा भी होता है यहाँ पे लोगों के बैठने बैठने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका विहारा जो कि मोनेस्ट्री है, बाकी ये चैत्या जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, करले चैत्या, ये जो है ना आपका टेम्पल है, एक सबसे फेमस टेम्पल है ये। इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 40 मीटर्स है, विड्थ 15 मीटर्स, हाइट आपका 15 मीटर्स है। ये प्योर रॉक को काट के इतना मैसिव हॉल जो है ना ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका दिखाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स है मैसिव रॉक कट आर्किटेक्चर का एंशिएंट इंडिया में। और ये जो मॉन्यूमेंट है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है एडवांस आर्किटेक्चरल प्लानिंग, आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्किल्स चाहिए आपको ऐसा बनाने के लिए। ये आपका मतलब हॉल टाइप है ये पूरा एक, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, विहारास एट नासिक। अब नासिक में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है ना, वो आपका चैत्यास के पास ही बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये एक रेजिडेंस था मॉन्क्स के लिए, स्पेशली आपके रेनी सीजन में, ताकि वो लोग ठहर सके कहीं, इसीलिए, ठीक है। नासिक में हमको 3 इंपॉर्टेंट विहारास देखने को मिले हैं, और इन विहारास में ना हमको इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, नहापना, गौतमी, सतकर्णी, इनके इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये आपका फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास बने हैं। तो ये है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे, आर्किटेक्चर इन आंध्र रीजन। अब आंध्र वाला जो एरिया है ना, वहां भी रॉकेट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, स्पेशली आपका कृष्णा गोदावरी रीजन में। इसके बाद ये जो रीजन है ना, ये ज्यादा फेमस है इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के लिए, स्पेशली आपके स्तूपास के लिए। स्तूपा कुछ इस तरीके का होता है। तो पहले जब आपके गौतम बुद्ध नहीं रहे थे ना, तो उनके जो एशेज है ना, उनको कहीं कहीं पे रख के और वहां पे स्तूपास बना दिए गए थे, ठीक है। तो वो उनके जो रेलिक्स थे उनको कहीं कहीं रख के, तो यही ऐसे कुछ स्तूपा होता है, बीच में ऐसा बहुत बड़ा ऐसा हेमिस्फेयर टाइप हॉल होता है, इसके आजू बाजू ये पूरा बाउंड्री टाइप होता है, गोल सा, ये एंट्री है, ठीक है। तो ये है आपका स्तूपा का आर्किटेक्चर। लार्ज एंड राउंड स्ट्रक्चर होता है, रेलिक से बनाया गया है, मतलब बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो सेंटर में रखे गए हैं। जो ये मोस्ट फेमस स्तूपास है वो है अमरावती वाला और नागार्जुन कोंडा वाला। अमरावती वाला जो है, इसका कंस्ट्रक्शन 200 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया सेकंड सेंचुरी एडी में। और ये कुछ इसके डायमेंशन है, डोम जो है, जो ये वाला इसको कहते हैं डोम, ये आपका 53 मीटर्स का है। एस्टिमेटेड हाइट 33 मीटर्स, यानी कि ये जो हाइट है ये 33 मीटर्स की है।
स्तूपा जो है इसमें आपके रिच स्कल्पचर पैनल्स हैं, डिपिक्शंस ऑफ सीन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बेसिकली जो वॉल्स होते हैं ना, इन वॉल्स पे ये चीज दिखाई गई है, जो बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट सीन थे ना, उनको बनाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ नागार्जुन कोंडा वाला। ये आपका जो एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुआ था सेकंड से थर्ड सेंचुरी एडी के आसपास। ठीक है, इसको भी काफी सारे किंग्स ने पैट्रॉन किया है, जो आपके सक्सेसर्स रहे सतवाहनास के, इक्ष्वाकुस। और ये जो है आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, न्यूमरस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तो खैर आपको पूरा वैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बट उस टाइम में बहुत ही बढ़िया इसको बनाया गया था, बहुत ही बढ़िया ये फ्लोरिश हुआ था। 2 डजन के आसपास मोनेस्ट्रीज थी यहाँ पे। ठीक है, स्तूपास के साथ साथ आपको महाचैत्यास यानी कि बहुत ग्रैंड टेम्पल्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका दिखाता है कि ये जो प्लेसेस थे ना, ये काफी ज्यादा रिच आर्किटेक्चरल सेंटर्स रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे। तो आर्किटेक्चर वाइज अगर बात किया जाए, तो सतवाहना फेज के दौरान जो आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पे गया था, स्पेशली आपका रॉक कट आर्किटेक्चर। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ना, उसमें काफी पेशेंस चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको प्रॉपरली एक भी आपने इधर उधर कर दिया तो पत्थर टूटने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इतना बढ़िया कार्विंग कर करके इतने बढ़िया बढ़िया मोनेस्ट्रीज हो गए, टेम्पल्स हो गए, स्तूपास हो गए, ये सारी चीजें बनाई। ठीक है, इसके बाद है आपका लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं कि इस टाइम में कौन सी लैंग्वेज ये लोग बोलते थे। तो सतवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, और सारे आपको सतवाहनास के जो भी इंस्क्रिप्शन है ना, वो ज्यादातर आपको प्राकृत में देखने को मिलेंगे, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है इन्होंने। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये अशोका के टाइम से ही चलती हुई आ रही है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये वाइडली यूज होता था, आपको पता ही है। तो इस वजह से सतवाहनास ने भी इनको कंटिन्यू रखा। इसके बाद है यूज ऑफ प्राकृत इन लिटरेचर। और जो आपके सतवाहना किंग्स हैं, वो पेट्रॉन्स थे लिटरेचर के, पॉसिबली ऑथर्स देमसेल्व्स, कुछ कुछ ऑथर्स भी थे। ठीक है, मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क एसोसिएटेड विद द सतवाहनास इज गठा सप्तसाई। इसी को गठा सप्तसती भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके फेमस काम है। तो बेसिकली इनका जो भी गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन होते थे, डोनेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। कॉमन लोगों की भाषा ही प्राकृत लैंग्वेज थी। ट्रेडर, आर्टिसंस, मॉन्क्स, ये लोग जितने भी थे, ये सारे इसको अच्छे से समझ जाते थे। इसलिए सोसाइटी के बीच में इजी कम्युनिकेशन था, वो प्राकृत लैंग्वेज में ही बना रहता था। ठीक है, तो ये आपका ना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव का ये कल्चरल लेगेसी था, जिसको इन लोगों ने कंटिन्यू किया था। ठीक है, और कुछ सतवाहना किंग्स जो थे, वो प्राकृत लिटरेचर भी लिखते थे काफी ज्यादा, जिसमें से ये आपका काफी फेमस है। इसकी अगर बात की जाए ना, तो ये जो टेक्स्ट है, ये ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू किंग हला, असतवाहना रूलर। यानी कि इस टेक्स्ट को ना एट्रीब्यूट किया जाता है किंग हला को, जो एक सतवाहना रूलर थे। इसमें ये प्रॉपरली आपका एक तो प्राकृत में लिखा गया है, 700 वर्ड्स हैं इसके अंदर। और इसकी जो थीम थी वो मेनली आपकी सोशल लाइफ, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि जो भी विलेज लाइफ रहा, जो भी नेचर रहा, जो कॉमन लोगों के जो भी इमोशंस थे, उनके ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, इसके बाद आपका लेटर रिडैक्शन। तो ये जो टेक्स्ट वर्क है, अब ऐसा माना जाता है कि ये किंग हला को एट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन इस टेक्स्ट को ना लेटर सेंचुरी में, पॉसिबली आपका 6 सेंचुरी के आसपास, इसमें काफी एडिट किया गया, इसको रिफाइन किया गया, रीटच किया गया इसको। तो इससे ये पता चलता है कि सतवाहना प्राकृत लिटरेचर ना इतना इन्फ्लुएंशियल था कि बाद में भी लोग उसको काफी ज्यादा प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पीरियड में संस्कृत ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, फिर भी सतवाहना ने संस्कृत को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, क्यों? तो देखो, प्राकृत ज्यादा इंक्लूसिव थी, लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, प्राकृत ज्यादा लोग समझ पाते थे। और बुद्धिज्म में भी ना प्राकृत लैंग्वेज का यूज होता था। जो ट्रेडर्स थे, अर्बन ग्रुप्स थे, वो ज्यादातर आपके प्राकृत लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल रहते थे। तो इस वजह से जो भी सतवाहना रूलर रहे हैं ना, उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर था और एक्सेसिबल था। ठीक है, नाउ ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बाद थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ चलते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सतवाहना फेज के बारे में पढ़ना, जिसका हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ लिया, मटेरियल कल्चर समझ लिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा पैटर्न रहा था वो डिस्कस किया था, कि कैसे इन लोगों ने मिलिट्री के हाथ में सब कुछ दे दिया था, मिलिट्री हर जगह बिठा के रखी थी, ताकि जो कॉमन लोग है ना, उन पे ये लोग रूल कर सके। ठीक है, क्योंकि पूरी ट्राइबल पीपल है, उनको अभी इस वर्ण सिस्टम के बारे में, ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बारे में ये सब कुछ पता नहीं है, तो वो लोग ये चीज फॉलो करें, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद आ जाओ रिलीजन। तो रिलीजन वाइज ये लोग अपने आप को ब्राह्मण दिखाते थे, लेकिन इन लोगों ने ना बुद्धिज्म और जो बाकी अदर रिलीजन है, उनके तरफ काफी ज्यादा टॉलरेंट थे। इसके बाद है आपका आर्किटेक्चर। तो इस टाइम में आर्किटेक्चर काफी फ्लोरिश हुआ था आपका। ठीक है, जैसे हमको रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, चैत्यास, विहारास, जो बुद्धिस्ट टेम्पल और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद लैंग्वेज। तो इनकी कॉमन लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज थी। संस्कृत होने के बावजूद इन लोगों ने अभी यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज चूज किया था ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज कॉमन लोगों को पता थी। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर।
ना अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज़ करने हो, तो उनको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे एंड कोई डाउट है देन डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।